मकदूनिया या मैसेडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा कि जिसने सिर्फ 12 बरस की उम्र में एक देवकामत जंगली और बदमस्त घोड़े को अपने काबू में करके सधाया, वो घोड़ा जो बाद में तमाम जिंदगी उसके साथ रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म कहलाया। आज उसी की दास्तान नए अंदाज और मौर्रखीन के नज़रिए के मुताबिक सुनेंगे आप इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। मैसेडोनिया शुमाली यूनान से जजीरा नुमा बल्कान तक फैला हुआ इलाका था, जहां सिकंदर आज़म की पैदाइश 356 कबल मसीह में हुई। सिकंदर आज़म के बाप फिलिप दोयम ने मकदूनिया को एक मरबूत रियासत की शक्ल तो ज़रूर दी, मगर सिकंदर आज़म के रियासत संभालने से कबल ये सिर्फ एक छोटा सा मुल्क था और उसकी हैसियत एक सल्तनत की हरगिज़ न थी। जब अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र को पहुंचा तो उसके बाप फिलिप दोयम को उसके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद रियासत में नए बादशाह के इंतखाब के लिए कशमकश शुरू हुई, जिसका इख्तिताम सिकंदर आज़म की फतह पर हुआ, जिसके बाद इसने खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया और फिर वो 12 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहा। अपनी बादशाहत के दौरान उसने अपनी अफवाज के साथ 12,000 मील तक का इलाका फतह किया और सल्तनत फ़ारस को शिकस्त देते हुए वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को वसअत दी। अपने दौरे उरूज में सिकंदर आज़म की सल्तनत मगरिब में यूनान से लेकर मशरिक में मौजूद आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आज़म को तारीख की इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियात, माहिर रहनुमाओं और फौजी कमांडरों में शुमार किया जाता है। सिकंदर आज़म की मां ओलंपियस अपने शौहर फिलिप दोयम की तीसरी या चौथी बीवी होने के बावजूद सल्तनत के वाहिद जानशीन यानी सिकंदर आज़म को जन्म देने के बाइस अहम थी। सिकंदर आज़म को उस जमाने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई। जब वो 13 बरस का था तो उसके असातिज़ा में अरस्तू जैसा अजीम फलसफी शामिल था। बरतानिया की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायरस कहती हैं कि सिकंदर आज़म ने अरस्तू से जो तालीम हासिल की उसकी बुनियादें यूनानी कल्चर में थीं, इसीलिए उसे फ़लसफ़े की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह सिकंदर आज़म को भी इलियाड और ओडिसी जैसी शाहकार नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर होमर पर अबूर हासिल था। होमर की नज़म इलियाड सिकंदर आज़म के लिए बहुत अहम थी। वो जंगों के दौरान इस नज़म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करता था। सिकंदर आज़म इस नज़्म में बयान कहानी के हीरो एक्लिस और यूनानी देवमालाई किरदार हरक्यूलिस से भी बहुत मुतासर था, इसीलिए जंग के दौरान ये किरदार उसके जहन में रहते थे। अरस्तू की शागिर्दी के सबब सिकंदर आज़म को एक बेमिसाल हुक्मरान बनने में बहुत मदद मिली और उसकी शख्सियत पर इस शागिर्दी के ताहयात असरात रहे। सिकंदर आज़म जिस तरह से यूनानी रियासतों से मामला तय करता, इसमें अरस्तू की दी हुई तालीम का गहरा असर झलकता था। जैसा कि एक मर्तबा सिकंदर आज़म यूनान के शहर कोरिन्थ में मशहूर फ़लसफ़ी डियोजेनीस से मिलने गया ताकि इसके काम पर इसे खिराज तहसीन पेश कर सके। वहां पहुंचकर सिकंदर आज़म ने डियोजेनीस से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जिसके जवाब में डियोजेनीस ने कहा, सामने से हट जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही। सिकंदर आज़म का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तू की तालीम और तरबियत का ही नतीजा था। सिकंदर आज़म के तख्तनशीन होते ही इसकी नज़र सल्तनत फ़ारस पर थी। सल्तनत फ़ारस तारीख की हकीकी और इब्तदाई सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान की सरहदों को छूती थीं। मगर इस अजीम सल्तनत का ज़वाल सिकंदर आज़म के हाथों हुआ, जिसके बाद एक नई और वसी सल्तनत का ज़हूर हुआ जिस पर यूनानी सकाफत और तहजीब का असर नुमायां था। सिकंदर आज़म की इन फतुहात में उसके बाप की छोड़ी हुई फौज का बहुत बड़ा हाथ था कि जिसकी क़यादत तजर्बेकार और वफादार जर्नेलों के हाथों में थी। मगर एक ज़ीरक और माहिर दुश्मन को उसी के इलाके में जाकर शिकस्त देना खुद सिकंदर आज़म की कायदाना सलाहियत, जहानत और जंगी हिकमत अमली में महारत का कमाल था। सिकंदर आज़म ने एक सदी कबल सल्तनत फ़ारस की जानिब से यूनान पर हुए हमले को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें कहा गया कि मकदूनिया के लोग तमाम यूनान की जानिब से फ़ारस पर हमला कर रहे हैं, जबकि सल्तनत फ़ारस और यूनान के दरमियान एक सदी कबल होने वाली जंग में मकदूनिया शामिल ही नहीं था। 334 कबल मसीह में सिकंदर की फौज सल्तनत फ़ारस में दाखिल हुई। सिकंदर आज़म की 50,000 की फौज को उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और तरबियत याफ्ता फौज का सामना था।
एक अंदाजे के मुताबिक बादशाह डायरस सोएम के मातहत फौज की तादाद 25 लाख थी, जो उसकी पूरी सल्तनत में फैली हुई थी। मगर इस जबरदस्त फौजी कुव्वत के बावजूद सल्तनत फारस सिकंदर आजम की इंतहाई मौसर और ज़हीन हिकमत अमली के हाथों शिकस्त से दो चार हुई। कुछ मौरखीन के मुताबिक सल्तनत फारस इस जंग से कबल ही काफी कमजोर और जवाल का शिकार हो चुकी थी। सिकंदर आजम फारस को फतह करने के बाद फारस और मकदूनिया के अवाम को मुत्तहिद रखकर एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहता था कि जो सिर्फ उसकी वफादार हो। इस मकसद के लिए सिकंदर ने अपने कई जर्नेलों और अहलकारों को हुक्म दिया कि वो फारस की शहजादियों से शादियां करें। इस मौके पर इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब भी मुनक्किद करवाई गई, जबकि सिकंदर आजम ने खुद अपने लिए भी मजीद 2 बीवियों का इंतखाब किया। डायना स्पेंसर अपनी रिसर्च में कहती हैं कि कई रूमी मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आजम अक्सर शराब के नशे में धुत हो जाता था। यूं शराब के नशे में गुस्से में आ जाना और उसके इस संकी रवैये के कई वाकयात रोमन मौरखीन ने भी रकम किए हैं। एक मर्तबा उसने रात के खाने पर नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को कत्ल कर दिया था। सिकंदर के हाथों कत्ल होने वाला उसका एक दोस्त क्लैटियस था, जो सिकंदर और उसके खानदान का बहुत करीबी और मुखलिस भी था। उस दिन क्लैटियस के ये कहने पर कि तुम्हारी शख्सियत में बहुत तब्दीली आती जा रही है और तुम फारस के लोगों जैसे ही बनते जा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम हम में से रहे ही नहीं, और ये कि तुम्हें खुद पर काबू रखने की शदीद जरूरत है। शराब के नशे के जेरे असर सिकंदर गुस्से में अपनी जगह से उठा और क्लैटियस के सीने में नेजा घोंप दिया। कदीम यूनानियों पर सिकंदर आजम की फतूहात और शख्सियत का ऐसा सहर तारी हुआ कि जिसके बायस वो इसे एक आम इंसान के बजाय देवता समझने लगे, जबकि सिकंदर आजम भी खुद को देवता ही समझने लगा था। सिकंदर आजम का इक्तदार में आना, जबरदस्त फतूहात हासिल करना और फिर जवाल, ये सब बहुत ही मुख्तसर अरसे में हुआ। सल्तनत फारस पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद उसकी फौज ने मशरिक की जानिब पेशकदमी शुरू की और हिंदुस्तान तक जा पहुंची। हिंदुस्तान में नाकामी के बाद सिकंदर आजम ने मकदूनिया वापसी का सफर शुरू किया, मगर वतन वापसी उसके नसीब में न थी, क्योंकि 323 कबल मसीह में 32 बरस की उम्र में वापसी के इस सफर में बाबुल नैनवा यानी मौजूदा इराक पहुंचने के बाद अचानक एक पुरस्रार बीमारी उसकी मौत का सबब बन गई। बाज मौरखीन के ख्याल में मौत की वजह उसके जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था, जबकि बाज के ख्याल में वो मलेरिया की वजह से हलाक हुआ। सल्तनत फारस को फतह करने के बाद आखिर सिकंदर आजम को हिंदुस्तान जाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? यूनानी कल्चर के प्रोफेसर पाल काल्ट्रिच कहते हैं कि दिफाई के साथ साथ इसकी रोमानवी वजूहात भी थीं। दरअसल सिकंदर दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसकी सल्तनत की सरहदें वहां तक पहुंच चुकी हैं कि जहां उसका बाप फिलिप दोयम नहीं पहुंच सका था। फिर इसके अलावा सिकंदर आजम की पै दर पै फतूहात ने उसे ये एतमाद दिया था कि वो जहां तक कोशिश करे पहुंच सकता है। रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायरस कहती हैं कि अहम सवाल ये है कि अपनी जिंदगी के इस मरहले में क्या सिकंदर आजम जमीनी हकाइक से दूर हो गया था, क्योंकि हिंदुस्तान फतह करने के दौरान उसे वहाँ के मकामी अफराद की शदीद मुज़ाहमत का सामना था। इसके अलावा उसे अपनी फौज के अंदर से भी मुखालिफत का सामना था, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। फिर वस्ती एशिया में कि जहाँ उसने 3 बरसों का तवील अरसा गुजारा, मगर उसके अपने फौजियों के लिए वहाँ रहना सख्त नागवार था। हिंदुस्तान में लड़ाई के दौरान जब सिकंदर की हलाकत की अफवाह फैली तो वस्ती एशिया में मौजूद उसकी फौज में बगावत शुरू हो गई, जिसके बाद वो फौजी वापस जाने लगे। हालांकि सिकंदर सिर्फ जख्मी ही हुआ था। रेचल मायरस कहती हैं कि सिकंदर की मुसलसल फौजी मुहिमात के इख्तिताम और इसके वापस लौटने की 3 बड़ी वजूहात थीं। अपनी फौज के अंदर से शदीद मुखालिफत, सामान्य रसद की सप्लाई में शदीद मुश्किलात और मौसम और इलाके की सख्तियां शामिल हैं। बाज मौरखीन के ख्याल में अगर सिकंदर हिंदुस्तान में कामयाब हो जाता तो उसका अगला हदफ खित्ता अरब होता, लेकिन वक्त और हालात ने उसे मोहलत ही न दी। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।